एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज से मतलब हम लोगों को यहाँ पर बच्चों क्या है, फेस चेंज या फिर हम जिसको बोले स्टेट चेंज, ठीक है। हम लोग बेसिकली अगर कभी किसी सब्सटेंस की एक फेस को दूसरी फेस में चेंज करते हैं तो जितनी हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है उसे हम बोला करते हैं हीट या फिर एंथैल्पी ऑफ स्टेट चेंज है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास में अलग अलग किस्म की बातें हो सकती है। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, अगर हम बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, हीट बोल दें या एंथैल्पी बोल दें, दोनों बात एक है, ये तो आप जानते हैं। अभी हम बात करते हैं जैसे हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, किसी सब्सटेंस की आप सॉलिड फेस को, किसी सब्सटेंस के सॉलिड फेस को बच्चों लिक्विड फेस में चेंज करते हैं। यदि सॉलिड फेस को लिक्विड फेस में या फिर लिक्विड फेस को सॉलिड फेस में, अगर आपने सॉलिड से लिक्विड बनाया या फिर लिक्विड से सॉलिड बनाया तो उस केस में जितनी हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है उसे हम बोला करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। गलन की ऊष्मा कहा जाता है उसे, ठीक है। गलन की ऊष्मा या फिर गलन की एंथैल्पी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए आपने आइस ली, ओके, और आइस को आपने वाटर में चेंज किया, आइस को आपने वाटर में चेंज किया और आपने जो लेना है, जो भी कंपाउंड आप, जिस कंपाउंड को भी आप फ्यूज कर रहे हैं उसे जिसे गला रहे हैं उसका 1 मोल लेना। तो 1 मोल सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं अगर सपोज कीजिए। और नेचुरल सी बात है, अगर सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको उसे गर्म करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, हीट देना पड़ेगी उस केस में कुल मिलाकर। सो अगर सॉलिड से गैस बना, सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं बच्चों तो जो हीट लगेगी उस केस में देना पड़ेगी। ये कौन सी प्रोसेस होगी, ऑब्वियसली ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और अगर आप लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं बच्चों देन इट वुड बी नेचुरली एक्सोथर्मिक। सो इस केस में जितनी हीट लगा करती है बच्चों उससे हम बोला करते हैं एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज, उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज। और स्पेसिफिकली इस केस में होगी वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी कि गलन की ऊष्मा, ठीक है बच्चों। तो ये हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करी हमने। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, अगर सपोज कीजिए हमें आइस के बारे में बात करते हैं, अगर मुझे आइस की निकालनी है हीट ऑफ फ्यूजन तो कैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल सब्सटेंस लेना, आपने कितना मोल लेना है, 1 मोल। और पानी जैसे अगर हम बात करें तो पानी का जो मोलर मास होता है बच्चों, वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 1 मोल वाटर अगर लेते हैं तो 18 ग्राम वाटर हो जाएगा, 18 ग्राम वाटर हो जाएगा। तो अगर इसकी हीट निकालें तो वो कितनी आएगी, Q इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, आप जानते हैं Q इक्वल टू, हम लोग थर्मोमेट्री में पढ़ चुके हैं, कैलोरीमेट्री में, Q इक्वल टू होता है ml होता है। और जहाँ तक मास का सवाल है बच्चों, आपने कितना 1 मोल वाटर लिया है या 1 मोल आइस ली है, तो 1 मोल आइस मतलब 18 ग्राम। और आइस की जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, आइस की जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है बच्चों वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। आप जानते होंगे आइस की जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम और ये है इंटू 18। और ये आप जब सॉल्व कर लेंगे देन यू विल फाइंड ये आ जाएगा 1440 कैलोरी। ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस वुड बी 1440 कैलोरी। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि आइस की जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, आइस की जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है या फिर आइस की जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है वो किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 144 कैलोरी। अगर नहीं भी दे रखे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं होगा। क्योंकि किस तरीके से भाई आप लोगों ने लैटेंट हीट पढ़ी है, लैटेंट हीट क्या होती थी, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में या 1 ग्राम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लगा करती है उसे हम बोला करते थे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसी प्रकार से अगर 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में या 1 मोल लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो जितनी हीट लगा करती है उसे हम बोला करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये तो एक बात रही। और दूसरी बात बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में, यानी कि वाष्पन के बारे में। चलिए साहब, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से तात्पर्य क्या समझते हैं। इससे मतलब होता है बच्चों, यदि हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं, 1 मोल लिक्विड लेते हैं, 1 मोल लिक्विड लिया और लिक्विड को यदि हम उसकी वेपर फॉर्म में चेंज कर दें, यदि हम लिक्विड को वेपर फॉर्म में या बिल्कुल इसका उल्टा यदि हम उसका कंडेंसेशन कर दें यानी कि वेपर को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दें, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में जो है आपने क्या करा, यहाँ पर 1 मोल लिक्विड लिया और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एंडोथर्मिक रहेगी। और अगर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो वो एक्सोथर्मिक रहेगी। और इस केस में जितनी हीट लगती है या रिलीज होती है उसे हम बोला करते हैं एंथैल्पी या फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। और अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएँ तो Q इक्वल टू क्या लगाएंगे बच्चों, ml। और हमने अगर मान लीजिए पानी लिया, सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर लिया हमने,
वाटर को हमने स्टीम में चेंज किया, अगर मैंने वाटर को स्टीम में या फिर स्टीम को वाटर में चेंज किया तो कितनी हीट लगती है। स्पेसिफिकली अगर 1 मोल के निकालें तो ऑब्वियसली वाटर का मोलर मास 18 है, और इसकी जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी बच्चों, 540। एस तो आपको ध्यान हो वो होती थी 536, 536 पर अप्रॉक्सीमेटली 540 ले लेते थे, तो कुल मिलाकर इतने कैलोरी आ जाएगी, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी बच्चों, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 मोल सब्सटेंस की आप फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, अगर सॉलिड से लिक्विड में, या फिर लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से वेपर में, या फिर वेपर से लिक्विड में, अकॉर्डिंगली वो आपके पास में आ जाती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हमारे पास में तीसरी तरह की जो हो सकती है वो हो सकती है हीट या फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हीट और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है बच्चों, जब मैं 1 मोल सॉलिड लेता हूं, व्हेन आई टेक 1 मोल सॉलिड, और 1 मोल सॉलिड को मैं अगर सीधे सीधे वेपर में चेंज कर दूं, अगर 1 मोल सॉलिड को मैं सीधे सीधे विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म अगर सीधे सीधे वेपर में चेंज कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, उस केस में जो हीट, उस केस में जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन जिससे हम डेल्टा एच एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एच एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो थी कौन सी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, उससे आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एच वी से। तो ये डेल्टा एच वी है और ये डेल्टा एच एस है। डेल्टा एच एस मतलब क्या, हीट ऑफ सब्लिमेशन, और डेल्टा एच वी क्या बच्चों, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये वेपराइजेशन की और वो सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू द लिक्विड फॉर्म। सो ये हीट ऑफ सब्लिमेशन होगी बच्चों। और जो हीट ऑफ सब्लिमेशन होगी, बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो हीट ऑफ सब्लिमेशन होगी वो क्या होगी, हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपराइजेशन का सम। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली क्या करा आपने, सॉलिड से सीधा वेपर, सॉलिड से वेपर बनाई, सॉलिड से वेपर बनाई। अब आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि आप पहले से सॉलिड से लिक्विड बनाते और फिर लिक्विड से गैस बनाते। ठीक है भाई, सीधी सीधी बात है। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए मैं किसी बिल्डिंग पर चढ़ रहा हूं, पहले मैं यहाँ पर आपके पास में क्या था, सॉलिड था, यहाँ पर क्या था, लिक्विड था, और यहाँ पर क्या था बच्चों, गैस था। तो आप सॉलिड से सीधा सीधा गैस बना देते हैं, एक तरीका आपके पास में ये, या फिर पहले सॉलिड से आप लिक्विड बनाते हैं और फिर लिक्विड से आप गैस बनाते हैं, बात एक ही रहेगी कुल मिलाकर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हीट ऑफ सब्लिमेशन होगी, भाई आपने क्या करा, सॉलिड से सीधे सीधे वेपर बना दी, सॉलिड से सीधे सीधे वेपर बना दी। यू कुड डू इन अनदर वे कि सॉलिड से सीधे सीधे वेपर ना बनाते हुए पहले सॉलिड से लिक्विड बनाते और फिर लिक्विड से वेपर बनाते, तब भी बात वही पड़ती। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे हैस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हमको और क्लियर हो जाएगा कि अगर हम चाहें तो सीधे सीधे एक ही बार में काम कर लें या स्टेप बाय स्टेप काम करें, कुल मिलाकर जो एंथैल्पी चेंज आएगा बच्चों वो हर बार सेम आएगा। आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी स्टेप चली है। सो आप अगर सॉलिड से सीधे वेपर बना दें या सॉलिड से पहले लिक्विड और फिर लिक्विड से वेपर, कुल मिलाकर दोनों बातें बिल्कुल सेम होंगी। सो दोनों केस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा बच्चों वो एब्सोल्युटली सेम आएगा।